मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इन लॉ ऑफ टॉर्ट, इसका सीधा सा मतलब होता है मिथ्या कारावास, सॉरी विद्वेषपूर्ण अभियोजन। ये तो पास हो, ओके। तो विद्वेषपूर्ण अभियोजन का क्या मतलब होता है? देखो, अगर तुम्हारे पर कोई केस हो जाए, मान लो कि एक्स है, तुमने गांव में देखा कोई बच्चे स्कूल तैयारी करने जाता है, ठीक है? और गांव वगैरह में जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मान लो उसकी फैमिली से, एक्स की फैमिली है और एक बगल वाली की फैमिली, दोनों में लड़ाई हो गया, ठीक है? तो ये गए पुलिस केस करने और सबके साथ साथ एक्स का भी नाम उसमें डाल दिए, ठीक है? जबकि एक्स का उस लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था, ठीक है? इसको कहते हैं फॉल्स प्रोसिक्यूशन, ठीक है? ओके, चलो। अपकृत्य विधि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और ऐसे गलत कार्यों को दंडनीय बनाती है जिससे व्यक्ति की व्यक्तित्व स्वतंत्रता या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। क्या है? ऐसा ही एक अपकृत्य है, ऐसा ही एक अपकृत्य है विद्वेषपूर्ण अभियोजन, ठीक है? सही से नहीं चल रहा तो इसको मतलब हाँ, यहाँ पे डाउनलोड होने टाइम लग रहा है, तो हम डायरेक्टली इसको अपना जैसे बोल सकते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है? फॉल्स, सॉरी, फॉल्स इम्प्लीमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, यस। विद्वेषपूर्ण अभियोजन पढ़ रहे हैं, आई होप कैसे दस एग्जाम, ठीक है? तो जब एक व्यक्ति को, ठीक है, जब एक व्यक्ति को झूठे केस में हम लोग कोई फंसा देता है तो उसी को कहते हैं विद्वेषपूर्ण अभियोजन, ठीक है? ओके, इसको ऐसे लिख सकते हो, अर्थ अर्थ इसका लिख सकते हो, गलत तरीके से किसी के ऊपर किसी के ऊपर कानूनी कार्यवाही करना। और देखो, जैसे कि हमने इसके नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ देखो इसके नाम से ही स्पष्ट है विद्वेषपूर्ण, ठीक है? तो इसमें आशय आवश्यक होता है, आशय आवश्यक होता है, कैसा? द्वेषपूर्ण आशय से, घृणा से, इसकी तो मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, बहुत तैयारी कर रहा है, देखो उस पर केस डाल देता हूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं दे पाएगा, ठीक है? द्वेषपूर्ण आशय से किसी के ऊपर झूठा केस करना, ओके ओके। ओके, देखो आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं? तो किसी को सबसे पहला आवश्यक तत्व है कि किसी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। सिर्फ कानूनी कार्रवाई में सिर्फ ये नहीं है कि उसके ऊपर एफआईआर हो जाए, ठीक है? एफआईआर होने के बाद क्या अन्य चीजें होनी चाहिए? उसके ऊपर अभियोजन होना चाहिए, आपराधिक अभियोजन, मतलब कोर्ट तक केस पहुंच गया हो, ठीक है? कोर्ट कहाँ तक, केस कहाँ तक पहुंच गया हो? कोर्ट तक पहुंच गया हो, ठीक है? ओके? उसके बाद जो तीसरा आवश्यक तत्व है, जिस व्यक्ति के ऊपर यह केस था उसे क्या कर दिया, न्यायालय ने क्या कर दिया? निर्दोष साबित कर दिया, निर्दोष या बाइज्जत बरी कर दिया, ठीक है? ये तीन तत्व अवश्य होने चाहिए। इसके अलावा एक तत्व इसमें हम और ऐड कर लेंगे, देखो ये कानूनी कार्रवाई आवश्यक तत्व हो गए। और जो अब देखो, अब न्यायालय ने निर्दोष साबित किया है, तो ये जो कार्यवाही इसके ऊपर हुई थी विद्वेषपूर्ण रूप से हुई थी,
ये झूठा केस इसके ऊपर हुआ था। इस प्रकार न्यायालय ने इसको निर्दोष साबित किया है। ठीक है, विद्वेषपूर्ण रूप से किसी ने क्या किया था, सिर्फ उसको फंसाने के लिए उसके ऊपर केस कर दिया था, विद्वेषपूर्ण आशय से केस कर दिया था। ठीक है, बट अब वो क्या कर सकता है, बरी होने के बाद, देखो जब वो निर्दोष साबित हो जाए उसके बाद लास्ट में वो क्या कर सकता है, वाद ला सकता है। किसके ऊपर लाएगा, जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर क्या किया था, केस किया था। ठीक है, लेकिन तभी ला सकता है अगर न्यायालय ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया है। ठीक है, ओके। तो कब लाएगा, देखो कब यह विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए वाद लाया जा सकता है, कब वाद लाया जाएगा कि मेरा विद्वेषपूर्ण अभियोजन हुआ था और मुझे क्या मिले, मिले। तो सबसे पहला आवश्यक तत्व है कि आपके ऊपर जो वाद हुआ था, ठीक है, जो केस लगा था कि आपने चोरी किया है, आपने लड़ाई कराई है, ठीक है, झगड़ा किया है, इत्यादि किया है, ठीक है, इसका कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई करके पूर्ण समाधान कर दिया है। ठीक है, कि और आपके ऊपर जो आरोप लगे थे उसको सिरे से समाप्त कर दिया, आरोप को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, ये आरोप सही नहीं है। ठीक है, और जो निर्णय आया है वो वादी के पक्ष में आएगा, क्षतिपूर्ति चाहता है। ठीक है, ओके ओके। अगर वो अपील किया हो किसी ने तो उसकी अपील सफल हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ जो आरोप समाप्त किया गया है ये बिना किसी शर्त के हो। ठीक है, ये भी आप एक एलिमेंट बना सकते हो, बिना किसी शर्त के आपसे आरोप हटा दिया गया हो। अब देखो अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपके ऊपर किसी ने फॉल्स इम्प्रिजमेंट किया था, आप कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए बिना किसी शर्त इत्यादि से, तो आपको किस प्रकार की क्षतिपूर्ति मिल सकती है। सबसे पहली क्षतिपूर्ति जो आपको मिल सकती है वो है आर्थिक रूप से। ठीक है, आर्थिक क्षतिपूर्ति देख लेते हैं। आर्थिक क्षति मतलब फाइनेंशियल रूप से आपको कुछ पैसा मिल सकता है, जैसे कि इसमें पहला आप ले सकते हो कि आपको कानूनी फीस जो आपको खर्चा आया केस लड़ने में वो आपको मिल सकता है, या आप कोई काम कर रहे थे, मान लो कि आपके ऊपर केस लगा, और बहुत सारा हमने केस देखे पहले आता था, देखते किसी के ऊपर झूठा रेप का केस लग गया। फिलहाल हम टॉर्ट में पढ़ रहे हैं तो यहाँ रेप वाला केस इसमें नहीं आएगा, इसमें सिविल केस ही आएंगे सिर्फ। ठीक है, तो उसकी नौकरी चली जाती थी, मान लो उसने अपनी नौकरी खो दी है, ठीक है, अपना रोजगार खो दिया है, तो उसके लिए भी क्षतिपूर्ति मिल सकती है। ठीक है, खुद के बचाव में उसने कुछ खर्चे किए होंगे, है ना, और प्लस अगर उसके वो सामने वाली पार्टी पर कुछ फाइनेंशियल जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, कि क्यों तुमने झूठा केस किया किसी व्यक्ति के ऊपर, क्यों न्यायालय का भी समय खराब किया, उस व्यक्ति का भी लाइफ खराब किया। कुछ अन्य क्षतिपूर्ति भी मिल सकती है, गैर आर्थिक क्षतिपूर्ति हम कह सकते हैं इसको, जैसे कि इमोशनली, ठीक है, कितना वो परेशान हुआ होगा, इसके लिए भी हम क्षतिपूर्ति दिला सकते हैं। ठीक है, अगर उसकी मानहानि हुई है उस केस के कारण तो उसके लिए क्षतिपूर्ति दिला सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल रूप से तो साइकोलॉजिकल रूप वाला भी हम उसी में भावनात्मक में ऐड कर देंगे। प्लस उसको रोजगार में अगर कुछ रोजगार के अवसर में कुछ हानि हुई है उसके लिए भी क्षतिपूर्ति मिल सकती है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ वाला रोजगार जो मैंने बताया है, जो उसकी नौकरी थी, जो चल रहा था, जो काम कर रहा था, वो छूट गया उसके लिए, और ये जो भविष्य में उसको काम मिल सकता था बट उस केस के कारण उसको नहीं मिला, उसकी इतनी बदनामी हुई, इन सब के लिए। ठीक है, इन दोनों में भी इन दोनों के लिए क्षतिपूर्ति की बात कह रहा है ये। ठीक है, भविष्य वाले के लिए उतना नहीं होता है, लेकिन अगर प्रभाव पड़ा है तो मिल सकता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कब जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठा केस किया था, ठीक है, प्रतिवादी, पहले वो वादी था जिसने झूठा केस किया था, लेकिन जब आप फाल्स इम्प्रिजनमेंट का केस लेकर जा रहे हैं, आप वादी हैं, तो वो प्रतिवादी हो गया, सिविल केस चल रहा है। कब उसको बचाव मिलेगा और वो कब कौन सा बचाव वो ले सकता है ताकि उसको क्षतिपूर्ति ना देनी पड़े? तो सबसे पहले अगर वो साबित कर दे कि उसका कार्य विद्वेषपूर्ण नहीं था, ठीक है? उसका कार्य क्या था? विद्वेषपूर्ण नहीं था, ठीक है? जैसे कि वो साबित कर दे कि उसका कार्य जो है कानूनी रूप से वैध हो सकता है, कानूनी औचित्य में था, ठीक है? जानबूझकर उसने नुकसान नहीं पहुंचाया और उसके लिए उसने साक्ष्य दे दिया, ठीक है? कुछ न्यायिक प्रतिरक्षा भी ले सकता है, ठीक है? जैसे उसने कानूनी प्रक्रिया इत्यादि का पालन किया है, ओके। और और भी बचाव ले सकता है, जैसे कि उसने विधिक प्रक्रिया का पालन किया है या जो उसने केस किया था उसका युक्तियुक्त आधार था। अब देखो तुमको बता रहा है, केस किया था उसका युक्तियुक्त आधार था, ठीक है? अब देखो क्या मतलब हुआ इसका। मान लो कि एक्स के ऊपर झूठा केस वाई ने किया था और एक्स बाइज्जत बरी हो गया, वो वाई के ऊपर क्षतिपूर्ति का केस करता है, लेकिन अगर वाई साबित कर दे कि जब मैंने केस किया था सारे साक्ष्य एक्स के विरुद्ध साबित होते थे, ठीक है, और सच में ऐसा देखने पर, प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा लगता था कि एक्स ही दोषी है, तो वाई क्षतिपूर्ति नहीं देगा, ठीक है? इसलिए यक्स को ये साबित करना पड़ेगा कि उसके खिलाफ जो केस हुआ था वो विद्वेषपूर्ण भावना से हुआ था, ठीक है? ओके, तो तुम लोग को कुछ पूछना है तो कमेंट करो, फिर हम केस बताते हैं। कुछ नहीं पूछना? ठीक है। ठीक है, एक केस यहाँ पे हम देख लेते हैं। केस था कपूर चंद्र का, ठीक है? एक केस देख लेते हैं, एक बहुत है। कपूर चंद वर्सेस जगदीश चंद्र, ठीक है? इस केस में क्या हुआ कि जो वादी है उसके ऊपर, और देखो वो इतना थोड़ा सा वो प्रैक्टिस करते थे, मेडिसिन की प्रैक्टिस करते थे, उसके ऊपर केस चला कि वो फर्जी फर्जी दवाई बेचते हैं, ठीक है? ओके, ओके। और ये दुर्भावनापूर्ण था, न्यायालय ने कहा कि वादी को जो है क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर दुर्भावनापूर्ण केस किया गया था। यहाँ पर प्रतिवादी ये नहीं साबित कर सकता कि नहीं सर आधार था। कैसे आधार था? जब वो दिखा रहा है, मेडिकल लाइसेंस दिखा रहा है, हर चीज दिखा रहा है, फिर भी आप उस पर केस कर रहे हो, इसका मतलब आपने क्या किया है? दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है। थोड़ा सा हमारा नोट्स ओपन हो जाता तो हम लोग, हाँ, ठीक है। एक तो थोड़ा सा अंतर हम लोग देख लेते हैं इसमें, फाल्स इम्प्रिजनमेंट और विद्वेषपूर्ण अभियोजन में, ठीक है? फाल्स इम्प्रिजनमेंट और विद्वेषपूर्ण अभियोजन में थोड़ा सा एक अंतर देख लेते हैं। सबसे पहला बात देखो, फाल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, ठीक है? इसमें कानूनी कार्रवाई नहीं होती। क्या होता है? गलत तरीके से किसी की स्वतंत्रता को छीना जाता है, ठीक है? गलत तरीके से, ठीक है?
और डायरेक्टली हम उसके लिए क्या सीधे तौर पर वाद लाकर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, बट इसमें क्या होता है, इसमें पहले कानूनी कार्रवाई किसी व्यक्ति के खिलाफ हो जाती है, ठीक है, जो कि रुके रहो, जो कि क्या होती है, विद्वेषपूर्ण भावना से प्रदर्शित होती है, ठीक है। इसमें भी स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है, और इसमें स्वतंत्रता थोड़ी देर के लिए नहीं, बल्कि एक क्या है, पर्याप्त समय के लिए, पर्याप्त समय के लिए किसी के ऊपर केस चल रहा है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर सीधे तौर पर सीधे तौर पर हम केस नहीं कर सकते। पहले हमें क्या करना होगा, केस को अपने पक्ष में जीतना होगा, फिर कोर्ट में हम जाकर क्या कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो इसका अर्थ क्या होता है, गलत तरीके से किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की गई है, ठीक है, इसी को कहते हैं विद्वेषपूर्ण अभियोजन। जब वह व्यक्ति उस केस से, ठीक है, किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई थी, आपराधिक अभियोजन चला, न्यायालय ने बिना किसी शर्त के उसे क्या कर दिया, आरोप से मुक्त कर दिया, बिना किसी शर्त के, ठीक है। उसके बाद वो व्यक्ति क्या करेगा, जिसने उसके ऊपर केस लाया था उसके ऊपर केस करेगा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर पहले जो केस हुआ था वो विद्वेषपूर्ण आशय से हुआ था, ठीक है। द्वेषपूर्ण आशय से हुआ था, ये आवश्यक तत्व है, जो वहां पर हमने लिखा आशय आवश्यक तत्व है, ठीक है, ओके। तो कब वाद लाएगा, ठीक है, पहला तो पूर्ण समाधान हो गया है, पूर्ण समाधान हो गया है कि पूर्ण समाधान मतलब जो केस चल रहा था उसके विरुद्ध वो समाप्त हो गया है, ठीक है, और उसके ऊपर जो आरोप लगे थे वो भी समाप्त हो गए, बिना किसी शर्त के न्यायालय ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया है, ठीक है। अपील भी उसके पक्ष में गई है, अपील भी उसके पक्ष में गई है, ठीक है, निर्णय भी वादी के पक्ष में गया है, उसके बाद वादी क्या करेगा, क्षतिपूर्ति के लिए केस लाएगा, ठीक है। दो प्रकार की क्षतिपूर्ति हो सकती है, पहला डायरेक्टली आर्थिक क्षति दिलाई जाएगी, जैसे कानूनी फीस में जो खर्चा जो उसका खर्चा हुआ है, ठीक है, उसकी नौकरी चली गई है और उसने अपने बचाव में, और उस पर अगर कोई फाइनेंशियल पनिशमेंट लगी थी, तो जो जो उसके खर्चे हुए डायरेक्टली उसके लिए क्षतिपूर्ति उसको दी जाएगी, प्लस अन्य गैर आर्थिक क्षतिपूर्तियां, अर्थात इसमें भी पैसा ही मिलता है, देखो पैसा ही मिल रहा है दोनों में। इसमें क्या है, एक सेकेंड, इसमें जो उसने खुद खर्चे किए हैं, ठीक है, केस लड़ने के दौरान, पहले तो उसकी मांग करेगा वो और उसको कोर्ट दिला सकता है। दूसरा, क्या सिर्फ उड़ने से ही क्षति वो मिल जाएगा, नहीं, उसको अन्य जो हानि हुई, मान लो उसकी मानहानि हुई, उसकी नौकरी जो चली गई वो तो ठीक है, भविष्य में भी उसको काम जो मिलने वाला था उसके मानहानि के कारण नहीं मिलेगा, है ना, उसके अवसर समाप्त हो गए, इमोशनल रूप से वो परेशान हुआ, मानसिक रूप से परेशान हुआ, उन सबके लिए क्षतिपूर्ति मिलेगी। कब वो प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त कर सकता, अगर प्रतिवादी साबित कर दे कि उसने विद्वेषपूर्ण रूप से केस नहीं किया था, बल्कि केस का युक्त आधार था, तब उसे क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी। कपूर चंद वर्सेस जगदीश चंद्र इस पे एक महत्वपूर्ण केस है, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल क्लास में देखेंगे, ओके, ठीक है।